देखो स्क्रीन शेयर हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। হয়ে গেছে দুটোই। अच्छा देखो हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कर रहे थे वहां पर हमारा ये बाकी है 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक। ठीक है, ये मैंने होमवर्क दिया था तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्योंकि मेरा ये पीडीएफ मैंने 23 से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो हम लोग 22 ऐसे करके ही चलते हैं। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, तो 22 ऐसे करके 17 तक। तो इलास्ट्रेशन 22 में क्या दिया हुआ है देखो, एक मिनट। मैम ये हाँ, चैप्टर कौन सा था, भूल गया। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग ब्रिक्स। ठीक है, तो ईंटें बनाने वाली कंपनी एंड फायर ब्रिक्स। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स टू टाइप्स ऑफ ब्रिक्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। बोथ द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेसेस, और ये दोनों टाइप ऑफ ब्रिक्स बनाने के लिए दो प्रोसेस चाहिए होता है। एक होता है ब्रिक फॉर्मिंग और एक होता है हीट ट्रीटमेंट। द रिक्वायरमेंट फॉर द टू ब्रिक्स, ठीक है, दो टाइप ऑफ जो ईटा बन रहा है, मतलब टू टाइप्स ऑफ जो ब्रिक्स है, एक बिल्डिंग और एक फायर ब्रिक्स, उसके लिए हमें दो तरह का प्रोसेस फॉलो करना है। एक है फॉर्मिंग और दूसरा है हीट ट्रीटमेंट। तो कैसे खर्चा हो रहा है देखो, एक्सपेंसेस क्या है। फॉर्मिंग पर 100 ब्रिक्स, अगर एक साथ में 100 ब्रिक्स फॉर्मिंग प्रोसेस में जाता है तो उसमें 3 आवर्स लगता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्रिक्स का और फायर ब्रिक्स का 2 आवर्स लगता है। मतलब ये क्वेश्चन में हमें दो चीज समझना पड़ेगा। एक तो है कि टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जो है वो टू टाइप्स है, दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। एक बन रहा है बिल्डिंग ब्रिक्स और एक बन रहा है फायर ब्रिक्स। ठीक है, अब ये दोनों ही प्रोडक्ट बनाने के लिए टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस चाहिए। इसके लिए भी दो प्रोसेस फॉलो होगा, दैट इज फॉर्मिंग और एक हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट। और इसमें भी वही फॉर्मिंग और हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा अब किसमें कितना टाइम लगता है देखो, बिल्डिंग ब्रिक्स जो है इसमें फॉर्मिंग में 3 आवर्स लगता है, और ये जो फायर ब्रिक्स है इसमें फॉर्मिंग में फायर ब्रिक्स, इसको फॉर्मिंग वाला जो प्रोसेस है उसमें 2 आवर्स चाहिए। कितने? 3 आवर्स फॉर 100 पीसेस। ठीक है, मतलब 100 पीसेस ब्रिक्स के लिए, इसमें भी फॉर 100, ये 100 ही होता है क्योंकि ये जो ब्रिक्स के लिए जो यूनिट होता है ना वो 100 ही माना जाता है, मतलब पर 100 पे कैलकुलेट किया जाता है इसका कॉस्ट यूनिट, इसीलिए 100 हिसाब से दिया है। ये कभी पर पीस हिसाब से नहीं होता है, ठीक है, 100 पीसेस के हिसाब से ही होता है। उसके जैसे एक दर्जन मतलब 12 चीज होता है ना, उसी तरह से ब्रिक्स का जो कैलकुलेशन है वो 100 ब्रिक्स में ही किया जाता है, पर 100 ब्रिक्स। हीट ट्रीटमेंट पर 100 ब्रिक्स ये 2 आवर्स। अच्छा, हीट ट्रीटमेंट होने से 2 आवर्स लगेगा, वही फॉर 100 पीसेस के लिए, मतलब 100 ब्रिक्स के लिए, और 5 आवर्स लगेगा ये वाला। ठीक है, इसमें 5 आवर्स लगेगा, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, 5 आवर्स। तो ये है पूरा क्वेश्चन। तो पहले हम लोग को ये समझ लेना है कि ये आवर्स आवर्स जो है दिया हुआ है ये किस लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर कॉस्टिंग बता रहा है, क्या कॉस्टिंग लगा है। फॉर्मिंग का जो प्रोसेस था उस पे पूरा खर्चा हुआ है एक मंथ में 21,200। देखो दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ द टू डिपार्टमेंट इन 1 मंथ, टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक महीने में 21,200, मतलब ये वाला फॉर्मिंग और ये फॉर्मिंग जो है, ये दो टाइप ऑफ ब्रिक्स के लिए जो फॉर्मिंग प्रोसेस है उसमें खर्चा हुआ 21,200, और जो हीट ट्रीटमेंट है उस पे खर्चा हुआ है 48,800। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ बिल्डिंग ब्रिक्स कितना बना, ये बना है 1,30,000, और ये जो है ये बना है 70,000। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द टू वेराइटीज ऑफ ब्रिक्स। हमें स्टेटमेंट बनाना है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिखाना है। हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं बोला है, देखो है कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में ही ये वाला क्वेश्चन, लेकिन हमें बोल रहा है सिर्फ कॉस्ट बताओ कि कितना कॉस्ट हुआ है, लेकिन अलग अलग बताना है। यहाँ पर कॉस्ट तो बताया है, दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस का हमें कॉस्ट बता दिया 21,200 48,800, तो फिर क्यों
ऐसे क्वेश्चन फिर से दिया है, बोल रहा है कि दोनों का अलग अलग बताओ। ये अलग अलग कहाँ बताए, 21,200 ये फॉर्मिंग प्रोसेस और ये फॉर्मिंग प्रोसेस मिला के है, लेकिन ये तो दो टाइप के लिए है। तो इसके लिए कितना हुआ फॉर्मिंग का खर्चा, 21,200 में कितना बिल्डिंग ब्रिक्स का है, कितना फायर ब्रिक्स का है, ये कैलकुलेट करना है। 48,800 में कितना बिल्डिंग ब्रिक्स का है, कितना फायर ब्रिक्स का है, ये कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का था नहीं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ही दिया था। अरे बाबा, ये लिखा हुआ रहेगा तो इस पे नहीं लिख सकते क्या? गुड मॉर्निंग प्रिया। मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो क्वेश्चन समझ में आया? देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया है तो दे ही सकता है। हम लोग तो कॉस्टिंग सीख रहे हैं ना, तो हम लोग को बोला है कि अगर मुझे ज्वाइंटली खर्चा दिया हुआ है तो मुझे अलग अलग खर्चा बताना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग को अलग खर्चा दिखाना है, सेपरेट खर्चा दिखाना है कि बिल्डिंग ब्रिक्स का कितना है और फायर ब्रिक्स का कितना है। तो पहले हम लोग दो कॉलम बना लेते, ठीक है, पहले हम लोग दो कॉलम बना लेते। क्वेश्चन नंबर 22, पर्टिकुलर्स बिल्डिंग ब्रिक्स फायर ब्रिक्स, और यहाँ पर टोटल। अच्छा, तो खर्चा कैसे अप्लाई होगा? ऑब्वियसली जितना टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम का भी तो बात बताया है ना कि ये बिल्डिंग ब्रिक्स को फॉर्मिंग करने में कितना टाइम लगता है। 100 ब्रिक्स को फॉर्मिंग करने में 3 आवर्स लगता है। तो बिल्डिंग ब्रिक्स अगर 1,30,000 पीसेस बना है तो 1,30,000 पीसेस को फॉर्मिंग करने में कितना टाइम लगा होगा, पहले हम लोग टाइम निकाल लेते, ठीक है, और टाइम से फिर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले टाइम निकालो, पहले टाइम बताओ कि फॉर्मिंग करने में 100 ब्रिक्स को, बिल्डिंग ब्रिक्स, पहले हम लोग बिल्डिंग ब्रिक्स का कैलकुलेशन कर रहे, 3 आवर्स लगता है, तो 1,30,000 पीसेस को फॉर्म करने में, फॉर्मिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? बोलो, ये तो कुछ मतलब नॉर्मल है, यूनिटरी मेथड है, बताओ कितना टाइम लगेगा? 3,900। 3,900 करेक्ट, क्योंकि अगर 100 ब्रिक्स को फॉर्म करने में 3 आवर्स लगता है तो एक को कम लगेगा, कम होने से डिवाइड होता है, और 1,30,000 को लगेगा 3 इंटू ज्यादा, तो इंटू हो जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा? क्या 3,900 ही आ रहा है? 3,900। हाँ 3,900, ये क्या आ गया? आंसर किस चीज का है? 3,900 क्या आया? आवर। आवर, तो ये तो समझना पड़ेगा ना हम लोग को कि आंसर जो है वो क्या आया, आवर्स आ गया, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मिंग 1,30,000 डिवाइड इंटू, ये यहाँ पर था 3/100 इंटू 1,30,000। अच्छा, ये बिल्डिंग ब्रिक्स का है तो इसमें 3,900 ये हो गया आवर्स, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, फॉर्मिंग प्रोसेस में फायर ब्रिक्स जो है इसमें कितना टाइमिंग लगेगा? फायर ब्रिक्स का कैलकुलेट करो। फायर ब्रिक्स का 2 आवर्स लगता है 100 ब्रिक्स के लिए, तो 100 के लिए अगर 2 तो 1 के लिए कम, कितना? 2/100, ठीक है, 2/100, और ये कितना पीसेस बना है? 70,000, तो 70,000 पीसेस के लिए कितना टाइम लगेगा यहाँ पर लिख सकते हैं, तो देखो कितना लग रहा है। 1,400 आवर्स, तो टोटल कितना लग गया? 5,300 आवर्स। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस था? नेक्स्ट था हीट ट्रीटमेंट।
इसमें भी देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। तो हीट ट्रीटमेंट में देखो, ये जो है बिल्डिंग ब्रिक्स का 100 ब्रिक्स को 2 आवर्स लगता है। तो एक ब्रिक्स को कितना लगेगा? 2/100। एक ब्रिक्स को लगेगा 2/100, तो 1,30,000 पीसेस में कितना टाइम लगेगा? 2600 2600 आवर्स। अच्छा, फिर यहाँ पर 5 आवर्स लग रहा है 100 पीसेस में। तो 5 आवर्स अगर 100 पीसेस में लग रहा है तो एक पीस में कम लगेगा, दैट इज 5/100। और 70,000, ये यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना, 70,000 पीसेस बना था तो कितना टाइम लगेगा? 3,500 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है? 3,500 प्लस 2,600, 6,100 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये टोटल कर रहे हैं ना, ये टोटल हमें क्या बता रहा है? ये टोटल हमें बता रहा है फॉर्मिंग प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लगा, और ये जो टोटल है ये हमें बता रहा है कि हीट ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग ब्रिक्स है इसको बनने में कितना टाइम लगा, मतलब दो प्रोसेस को मिला के उसका टोटल हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये देखो, ये चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, ये देखो यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जब टोटल कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि फॉर्मिंग प्रोसेस में टोटल इतना टाइम लगा, हीट ट्रीटमेंट में टोटल इतना टाइम लगा। लेकिन अगर हम लोग कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो जो टोटल आवर्स आएगा वो क्या बता रहा है? बोलो टोटल पहले बताओ कितना आ रहा है। अगर कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो 3,900 प्लस 2,600, ये हो गया 6,500। इसका मतलब क्या है? 6,500 आवर्स का मतलब है कि ये जो बिल्डिंग ब्रिक्स है इसको प्रिपेयर करने में दो प्रोसेस मिला के 6,500 घंटा टाइम लगा है। ठीक है, और ये सिर्फ फॉर्मिंग प्रोसेस, मतलब ये तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका टोटल फॉर्मिंग प्रोसेस बता रहा है। और अगर हम लोग इंडिविजुअल कैलकुलेट करें कि बिल्डिंग ब्रिक्स का कितना टाइम लगा और फायर ब्रिक्स का कितना टाइम लगा, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 4,900 आवर्स। तो टोटल कितना होगा यहाँ पर? ये दोनों मिला के टोटल, ये दोनों का टोटल ही होना चाहिए। देख लेते हैं, 5,300, 11,400 11,400 आवर्स। ठीक है, तो ये हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लिए। अब टाइम से हम लोग क्या कुछ कॉस्ट वॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो टोटल फॉर्मिंग प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ वो बता दिया है, 21,200। टोटल फॉर्मिंग प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ वो बता दिया है, 21,200। और टोटल फॉर्मिंग प्रोसेस कितने टाइम हुआ है वो बताओ तुम लोग, कौन सा लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो चीज समझाया कि टोटल कॉलम कौन सा टोटल लेना पड़ेगा। ये 5,300 हाँ 5,300, बिकॉज टोटल फॉर्मिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में 5,300 घंटे लगे और टोटल फॉर्मिंग प्रोसेस में खर्चा हुआ है 21,200। तो अगर हमें पता करना है कि एक घंटे में कितना खर्चा होता है, तो 5,300 घंटे में अगर 21,200 होगा तो एक घंटे में कितना खर्चा होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फॉर्मिंग पर आवर। हाँ बोलो। 15,600 बिल्डिंग ब्रिक्स। 15,600 बिल्डिंग ब्रिक्स का 15,600 कौन 4 सा? आ रहा है ना, डिवाइड करेंगे ना। हाँ डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू नहीं, 4 आ रहा डिवाइड है। होगा ना। पर आवर 4 रुपीज लग रहा है और 3,900 अच्छा की। वो, अच्छा वो टोटल करके बोल रहे हो। हाँ 15,600 करेक्ट, इनटू करके बोल रहे हो डायरेक्टली। हाँ तो एक एक घंटे में फॉर्मिंग प्रोसेस में कितने रुपए खर्चे होते हैं? ₹4 पर आवर। और हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ हीटिंग पर आवर। तो हीटिंग प्रोसेस में पूरा खर्चा कितना है? 48,800। और हीटिंग प्रोसेस में पूरा टाइम कितना लगा है? 6,100 तो रुपीस पर आवर कितना हो रहा है? 8 हो रहा है।
अच्छा, अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने बोला था? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है 2 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स का, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर 2 वैरायटीज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर एक लिख देते बिल्डिंग ब्रिक्स और यहाँ पर लिख देते फायर ब्रिक्स, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्रिक्स में भी फॉर्मिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। और बिल्डिंग ब्रिक्स में फॉर्मिंग प्रोसेस होने का टाइम कितना है? फॉर्मिंग प्रोसेस होने में टाइम लगता है 3900। अब ये वाला टाइम लेना पड़ेगा 3900। तो यहाँ पर 3900 इनटू कितना हो जाएगा? ये देखो 4 रुपए करके फॉर्मिंग प्रोसेस में टाइम लगता है 4। तो 3900 इंटू 4 जो इनकी बता रहे थे 15600। अच्छा, और फायर ब्रिक्स में कितना हो जाएगा? फायर ब्रिक्स में फॉर्मिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? फायर ब्रिक्स में फॉर्मिंग प्रोसेस में टाइम लगता है 1400, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1400 इंटू 4 5600। 5600। 5600। और एक प्रोसेस में ये होगा, और एक प्रोसेस में हीटिंग में क्या हो जाएगा? हीटिंग में टाइम लगता है, यहाँ पर देखेंगे 2600 और 3500। तो 2600 बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए और 3500 फायर ब्रिक्स के लिए। और ये जो प्राइस है वो 8 रुपीज पर आवर करके है। तो इंटू 8 20,800 28,000 टोटल कर लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा 15,600 और 20,800। ये तो 33,600 आ रहा है, इसका भी देख लेते हैं। 36, हाँ 36,400। अच्छा, ये हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिए। अब ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए बोल सकते हो? फॉर्मिंग प्रोसेस का टोटल कितना होना चाहिए? जो हमें आंसर में दिया हुआ है उतना ही तो होना चाहिए ना। सॉरी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये होना चाहिए कि नहीं? 21,200। हाँ मैम। तो देखो 21,200 आता है कि नहीं? आ गया 21,200। और इसका कितना होना चाहिए? इसका होना चाहिए 48,800। तो आ रहा है देखो 48,800। तो ये हमें बताया हुआ था। ये बेसिकली बोल सकते हो प्रोसेस कॉस्टिंग में एक चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट बोल के, ये क्वेश्चन उसका होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर दिया है, जबकि ये यहाँ का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखो जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, लेकिन उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। यहाँ पर हमें वैसे कोई मेथड का जरूरत नहीं हो, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन था आवर बेसिस उसी पे हो गया। लेकिन ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि ज्वाइंटली कॉस्ट बताया हुआ है, हमें अलग अलग कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ विनय कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट बताया है, व्हीकल एट कॉस्ट बताया है, मतलब दो फिक्स्ड एसेट है। डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ रिमेन अनकम्प्लीटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। अच्छा, अनकम्प्लीटेड मतलब अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। डिटेल्स जो है कंप्लीटली नहीं पता चला है। एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू, इसीलिए एस्टिमेट बता रहा है। सेल्स वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड। अच्छा, 3 कॉन्ट्रैक्ट है, पहला V29, V24, V25, और ये सब जो डेटा है वो इन लैक्स में है। एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू 8 लाख, 5.6 लाख और 16 लाख। एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब है कि इतना खर्चा लग सकता है। एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू का मतलब है इतने में ये कॉन्ट्रैक्ट सेल हो सकता है। ये दोनों यहाँ पर बता दिया है, ठीक है।
अच्छा, जिसमें ये सेल्स है, ये कॉस्ट है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, और अभी तक कितना कॉस्ट लगा है वो उसका डिटेल्स दिया हुआ है। वेजेस 2.40 इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें 2, इसमें 1.2, मटेरियल 1, 1.1, 0.44 सब इन लैक्स में है। ओवरहेड में डेप्रिसिएशन जो है वो हटाया हुआ है, मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। ये बात इसीलिए बता दिया क्योंकि ओवरहेड में डेप्रिसिएशन हो सकता है ना, इसीलिए, और डेप्रिसिएशन होना भी चाहिए क्योंकि 2 फिक्स्ड एसेट तो यहाँ पर यूज हो रहा था, लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है उसका इंफॉर्मेशन भी कुछ तो होना चाहिए क्वेश्चन में। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ओवरहेड बता दिया है जो कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, और ये तीनों का टोटल आई होप ये वाला होगा, देख लेते हैं। 2.4 प्लस 1 प्लस 1.44, हाँ 4.84। तो अभी तक ये सब इतना इतना खर्चा हुआ है, ये तीनों का टोटल ये दिया हुआ है। वैल्यू सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट ने देखो ये जो है ये सर्टिफाइड कर दिया है, मतलब इतना सेलेबल है वर्क सर्टिफाइड, और प्रोग्रेस पेमेंट रिसिप्ट, और जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसके अगेंस्ट में ही पेमेंट मिलता है, लेकिन पूरा पेमेंट नहीं मिलता है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में रिटेन करके पैसा दिया जाता है। तो दिख भी रहा है हमें 7.2 में मिलना चाहिए 7.2, लेकिन मिला है सिर्फ 5, इसमें मिला है 3.2, इसमें मिला है 2, ठीक है। अब देखते हैं कितना रिटेन करके दिया गया है, इंफॉर्मेशन है नीचे देखो। Depreciation of plant and equipment and vehicles should be charged at 20% to the 3 contract in proportion to work certified। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, दोनों फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड व्हीकल जो कि 20% करके चार्ज करना है तीनों कॉन्ट्रैक्ट में। तो 20% तो ओवरऑल होगा, जब हम लोग 20% करेंगे तो वो तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा। 20% मतलब कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, देखो कि क्या कॉस्ट था प्लांट और इक्विपमेंट और व्हीकल का, तो 4,90,000 और 2 लाख कितना होगा, 6,90,000 है ना, 7 नहीं हो रहा है, 6,90,000 हो रहा है। इस पे 20% कितना होता है, 1,38,000। अच्छा 1,38,000 जो भी हो रहा है। अब ये तो पूरा हो गया ना, ये तो पूरा, लेकिन ये प्लांट और व्हीकल तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुए हैं, तो फिर 1,30,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके से अपोर्शन करना पड़ेगा, और कैसे करना है वो इन्होंने बता दिया है। बोला है कि इन द प्रोपोर्शन टू वर्क सर्टिफाइड, मतलब वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में, प्रोपोर्शन का मतलब तो वही होता है ना। तो 7.2:4.2:2.4, ये जो रेशियो बनेगा वर्क सर्टिफाइड का, इस रेशियो में हमें वो वाला खर्चा जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रैक्ट वाइज एंड टोटल, ठीक है। हमें स्टेटमेंट बनाना है कॉन्ट्रैक्ट वाइज, मतलब V29 V24 इस तरह से भी बनाना है, और टोटल भी बना के दिखाना है, ठीक है। टोटल और अलग से क्या जरूरत है, क्या बोला है देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रैक्ट वाइज एंड टोटल, अच्छा टोटल करने बोल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2017, और वर्क इन प्रोग्रेस एज वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2017। यहाँ पर ये 2 पॉइंट हमें फॉलो करना है। एक तो बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में जितना प्रॉफिट एंड लॉस आएगा पूरा तो हमारा पीएल में नहीं जाता है, जितना जाता है वो दिखाना पड़ेगा, और डब्ल्यूआईपी कितना बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, मतलब क्वांटिटी वो दिखाना पड़ेगा। वो तो वर्क सर्टिफाइड बता ही रखा है, ठीक है, ये एडिशनल ऐसे लिखा हुआ है। बाकी हमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ही प्रिपेयर करने बोला गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रैक्ट वाइज। तो यहाँ पर हम लोग बनाते कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम लोग एक ही मतलब एक अकाउंट में 3 कॉलम बना के लिख सकते हैं, V29 V24 V29 V24 और V25, V29 V24 और V25। पहले खर्चा है वेजेस का, ठीक है, तो 2 वेजेस दिया हुआ है, 2 वेजेस 2 मेटेरियल, अच्छा 2 वेजेस पहले लिख लेते हैं, 2 वेजेस 2.4 to 1.20, 2.4 to 1.20, 2 material
मटेरियल में क्या क्या खर्चा है? 1.1 0.44 1.1 0.44। अच्छा, ओवरहेड 1.44 टू ओवरहेड 1.44 1.46 और 0.58। और एक खर्चा भी यहाँ आएगा डेप्रिसिएशन, जो कि एक्सक्लूडेड है। और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करें, यहाँ पर देखते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, तीनों कॉन्ट्रैक्ट में। तो डेप्रिसिएशन वैसे तो हो रहा है हमारा 6,90,000, 2 फिक्स्ड एसेट था। प्लांट 4,90,000, यहाँ पर लिखते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट 4,90,000, और व्हीकल ये है 2 लाख। 6,90,000 और इस पे 20% आया था 1,38,000। ये 1,38,000 यहाँ पर लिखते हैं, 1,38,000 जो आया था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन रेशियो कौन सा फॉलो करना है हम लोगों को? वर्क सर्टिफाइड का। तो 7.2, 4.2, 2.4, 7.2, 4.2 और 2.4। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, टोटल करो पहले। 7.2 प्लस 4.2 प्लस 2.4 कितना हो रहा है? 13.8। तो 1 लाख पहला वाला कितना हो जाएगा? 1,38,000 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 13.8 जितना आएगा। 1,38,000 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 13.8 72,000। पहला वाला। हाँ 72,000। अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 1,38,000 इंटू ये है 2.4 और 13.8। पहले 13.8 से डिवाइड कर लेते हैं। 1,38,000 डिवाइडेड बाई 13.8, तो 10,000। 10,000 इंटू 4.2 ये 42,000 हो जाएगा। और 10,000 इंटू 2.4 यानी 24,000 हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि ये सब इन लाख में है। तो इसको भी हमें इन लाख में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? डिवाइडेड बाई 1 लाख करना है। सारे डेटा में डिवाइडेड बाई 1 लाख करना है, तभी तो लाख में ट्रांसफर होगा। तो 42,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना आ जाएगा? 0.42 लाख, मतलब 0.42 लाख, मतलब 42,000, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 0.42 लाख। इसमें बोलेंगे 0.24 लाख, और इसको बोलेंगे 0.72 लाख। नहीं तो फिर ये सारे डेटा को हमें लाख में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कोई भी एक तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, एक डेटा पॉइंट में और एक डेटा नॉर्मल, वो तो नहीं लिख सकते। या तो सारे डेटा लाख में ट्रांसफर करना, या फिर ये जो पॉइंट में लाख लिखा हुआ है इसको इंटू 1 लाख कर देना है हर जगह पे। तो ये जैसे 2.4 है तो इसका हो जाएगा 2.4 इंटू 1 लाख यानी 2,40,000। इस तरह से ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये डेटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें ऐसे लिखना है। तो 0.72 0.42 0.72 0.42 0.24 ये आ गया। अच्छा, अब देख लेते हैं और क्या है। WIP यहाँ पर लिखते हैं, बाई WIP वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें आता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड तो में दिया हुआ है 7.2, 4.2 और 2.4। 7.2, 4.2 और 2.4। वर्क नॉट सर्टिफाइड कुछ नहीं बताया, इसका मतलब नहीं है अनसर्टिफाइड कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है। ठीक है, तो चेक करो किधर ज्यादा आ रहा है। अगर इधर आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर उधर आएगा तो लॉस होगा। यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है? 2.4 प्लस 1 प्लस 1.44 प्लस 0.72, तो यहाँ पर हो रहा है 5.56। इधर प्रॉफिट आएगा, है ना? ये लिख पहला देते। वाला हाँ, पहला वाला प्रॉफिट 1.64। 1.64। अच्छा, इसको तो ट्रांसफर करना पड़ेगा टू PL और टू रिजर्व बोल के, टू रिजर्व WIP।
WIP रिजर्व या रिजर्व ब्रैकेट में WIP। अच्छा कितना आ रहा है 1.64। यहाँ पर एक बार लिख लिया मैंने, इसको देखना पड़ेगा क्या होगा, बाकी एक बार देख लेते हैं और क्या है। ये है 2 3 4, ये तो मुझे लग रहा है कम आएगा, देख लेते हैं। 2 + 1.1 + 1.46 + 0.42, ये हाँ 4.98 आ रहा है इधर, ठीक है। तो खर्चा ज्यादा है और जबकि सेल्स वैल्यू अभी तक कम आया हुआ है, यानी लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा तो पूरा पूरी पीएल में ही ट्रांसफर हो जाता है, बाई पीएल बोल के 0.78। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी खर्चा ही ज्यादा है, 1 रुपए 20 पैसे, 0.44, मतलब सब लैक्स में है, 0.58 और 0.24, 2.46 आ रहा है, मतलब 6 पैसा, मतलब 0.06, मतलब 6,000 होगा शायद, 6,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो 2.46, 6,000 का यहाँ पर। अब ये नोशनल प्रॉफिट जो आया इसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नोशनल प्रॉफिट आया 1.64, इसका एक पार्ट जाएगा पीएल में और दूसरा जाएगा रिजर्व में, ठीक है। अब हम लोग को उसके लिए देखना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड कितना है। तो वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, कैश रिसिप्ट वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड पहले वाले का कितना था 7.2, कैश रिसिप्ट देखते हैं कितना है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखते हैं कितना है 8 इंटू 100। तो 7.2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो ये हो जा रहा है 90%। देखो 90% जो है ये वर्क हो चुका है। अगर 90% हो जाता है ना तब हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगता है। ये देखो 90% जब हो जाता है, यहाँ पर दिखाते हैं, यहीं पर होना चाहिए थ्योरी जो भी लिखवाया था। हाँ ये देखो 50% और मोर, इसमें 90% आता है। लेकिन देखो अगर हमारा कंप्लीशन जो है, कंप्लीशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई काम 90% तक पहुंच गया तो हम लोग उसे कंप्लीशन ही बोलेंगे ना। तो अगर कंप्लीशन हो जाता है तब हम लोग ये नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, तब हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 90%, किसी बुक्स में 90% को कंप्लीशन माना है, कहीं पर 80% को मान रहा है, कहीं पर 85% को मान रहा है। मतलब 85% होने से ये फॉर्मूला नहीं लगाता है, किसी किसी जगह पे 80% होने से नहीं लगाता है, किसी जगह पे 90% होने से नहीं लगाता है। 90% हर जगह एप्लीकेबल है, क्योंकि 90% मतलब लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर 90% तक पहुंच जाते हैं तो हम लोग नोशनल प्रॉफिट नहीं लगाएंगे, जबकि वो इसमें कवर हो रहा है। 50% और मोर मतलब 90% तो हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग एप्लीकेबल नहीं करेंगे। जब भी हमारा 90% तक पहुंच जाएगा तो हम लोग उसको एस्टिमेटेड मानेंगे। देख लेते हैं तुम लोग का इंस्टीट्यूट में क्या मान रहा है। देखो 90% तो मान ही रहा है, लेकिन क्या 80% में भी ये मान रहा है, वो आगे हम लोग एक दो क्वेश्चन और भी है ऐसा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एस्टिमेटेड मतलब अभी तक कितना कमाएंगे, ठीक है, अभी तक कितना कमाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड, ठीक है। तो 90% होगा तो हमें एस्टिमेटेड का फॉर्मूला लगाना है, और हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये 4 फॉर्मूला था, 4 में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और तुम लोग के मैट में जो यूज किया है दैट इज कैश रिसिप्ट, ये वाला कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये वाला जो मैंने बोला था कि 4 में से यही वाला फॉर्मूला तुम लोग का इंस्टीट्यूट भी यही फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। एस्टिमेटेड मतलब थोड़ी ना 4 बार हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। जब एस्टिमेटेड आएगा कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो 4 में से कौन सा यूज करना है, मैंने जो नोट्स लिखवाया है उसमें सेकंड वाला फॉर्मूला ये बेस्ट होता है, इसको यूज करना पड़ता है। तो तुम लोग का इंस्टीट्यूट भी इसी को मान रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ पर लिखते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क
सर्टिफाइड, ये पीएल में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आया, इसको हम लोग नोशनल नहीं बोलेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 90% कंप्लीट होने के बाद हमें ये वाला पता चला है, तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। तो 1.64 इंटू वर्क सर्टिफाइड है 7.2, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8 इंटू वर्क सर्टिफाइड 7.2 और कैश रिसिप्ट वो देखना पड़ेगा, कैश रिसिप्ट है 5, कैश रिसिप्ट है 5, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 5/8, 1.64 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, तो 1.025, ठीक है, 1.025, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.025 ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, पीएल में जाएगा 1.025, तो रिजर्व में कितना जाएगा, -1.64, रिजर्व में जाएगा 0.615, 0.615। ये वाला चीज तुम लोग के बुक में राउंड करके दिया हुआ है, 1.025 को आई थिंक 1 दिया हुआ है और इसको दिया हुआ है 0.64, एक ही बात है, हम लोग उस तरह से भी 1.64 कर सकते हैं, और ये भी दोनों टोटल करने से 1.64 आ रहा है, 1.025 प्लस 0.615, राउंड में 1.64 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अगर चाहो तो अप्रोक्सीमेशन करके भी लिख सकते हो, दो डिजिट, यहाँ पर 1 लिख सकते हो, यहाँ पर 0.64, जैसे भी लिखो दोनों साइड 7.2 आना चाहिए और 1.64 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने 3 डेटा ही लिख दिया है इस तरह से। तो 90% जब भी होगा तो हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लेंगे, और कौन सा वाला लेंगे, सेकेंड नंबर वाला लेंगे। और ये कैसे याद रखेंगे, जैसे नोशनल प्रॉफिट इनटू करते हैं वैसे ही एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब 1.64 का कितना हिस्सा हमें पीएल में ट्रांसफर करना चाहिए, वो ऐसे होगा, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये भी वैलिड बात है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है उसी पे डिपेंड करके ना, कि कितना 8 लाख मिलना चाहिए, अभी तक 7.22 मिला है, इसका मतलब कितना % काम जो है वो सर्टिफाइड हुआ है। और कैश रिसिप्ट जो होता है वो वर्क सर्टिफाइड के अगेंस्ट में होता है, इसीलिए कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, बस इसमें और कुछ नहीं बोला था। अब हम लोग 20, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ये देखो, कपूर इंजीनियरिंग कंपनी अंडरटेक्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द फैब्रिकेशन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड क्या है, कॉन्क्रीट ब्लॉक एंड द रिएक्शन ऑफ द सेम ऑन कंज्यूमर्स लाइफ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा बताया, फैब्रिकेशन कॉस्ट टू डेट, मतलब इस डेट तक 31 मार्च 2017 तक फैब्रिकेशन का खर्चा क्या आया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, अच्छा ये सब मिला के इतना खर्चा, इरेक्शन कॉस्ट टोटल इतना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इतना, कैश रिसिप्ट ऑन एन अकाउंट 6 लाख, अभी तक कैश रिसिप्ट हुआ है इतना। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो उसके बाद बोला है टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टू डेट, फैब्रिकेशन, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, टेक्निकली जब देखा गया तो ये चेक किया गया कि जो काम कंप्लीट हुआ है वो परसेंटेज हिसाब में कितना है। फैब्रिकेशन में डायरेक्ट मटेरियल का काम 80% तक कंप्लीट हुआ है, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड का काम 75% तक कंप्लीट हुआ है, और इरेक्शन का काम 25% तक कंप्लीट हुआ है। ये डेटा जो है ये कंप्लीटेड टू डेट का है, मतलब जितने दिन तक कॉन्ट्रैक्ट का हमें डेटा दिया हुआ है 31 मार्च 2017 तक का, तब तक मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड और इरेक्शन में इतना % काम हो चुका है। तो मेटेरियल में और कितना % काम करना बाकी है, ये बताओ, मेटेरियल में और कितना % काम करना बाकी है। अगर 80% काम हो चुका है तो 20, अच्छा इसमें 75 हो चुका है तो कितना बाकी है, 25%। 25, और इसमें 25 हुआ तो रिवर्स कर दो, ये 75 बाकी है। यहाँ पर बोला क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, देखो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनाने बोला है, बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट बनाओ फॉर सबमिशन टू द मैनेजमेंट इंडिकेटिंग, जिसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, द एस्टिमेट प्रॉफिट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स वैल्यू लेंगे कॉन्ट्रैक्ट का जो है, और उससे हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट,
जितना इनकट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कौन सा कॉस्ट चाहिए? अभी तक जितना कॉस्ट इनकट हुआ है या पूरा कॉस्ट चाहिए? बोलो, अभी तक जो हुआ है और जितना इनकट करना पड़ेगा, कौन सा कॉस्ट चाहिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट चाहिए। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? एक तो कॉस्ट कितना लग चुका है वो हमें डिटेल्स दे रखा है, ये देखो 4,60,000 का, ठीक है, इतना तक खर्चा लग चुका है। और कितना खर्चा करना पड़ेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे इस एस्टिमेशन से कि 2,80,000 जो मेटेरियल का खर्चा हुआ है वो हमारा काम कितना परसेंट कंप्लीट करवा दिया है? 80%, है ना? तो बोलो और कितना मेटेरियल पे खर्चा करना पड़ेगा? वो हो जाएगा कॉस्ट टू बी इनकर्ड, जो फ्यूचर में करना पड़ेगा। 20% निकालना पड़ेगा। 20% के लिए कितना होगा बताओ? 20% के लिए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 2,80,000 जो खर्चा हुआ है वो तो 80% खर्चा हुआ है। 2,80,000 का मतलब 80%, वही तो हम लोग अभी पढ़े। तो फिर 20% मतलब कितना होगा? यूनिटरी मेथड कर दो। 100% 3,50,000 और 20% 70,000। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2,80,000 इक्विवेलेंट टू 80% इंटू 20 कर दो, तब भी हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। इंटू डायरेक्ट 20 कर दो ना, 100 करने से फिर इंटू 20 करना पड़ेगा। और हाँ, इसमें करने से जल्दी हो जाएगा, उसमें फिर से और एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग कॉस्ट कितना लग चुका है और कितना और भी चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। फिर हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल कॉस्ट 1,15,000 आएगा। टोटल कॉस्ट 3,50,000 होगा टोटल। वो मेटेरियल का होगा 3,50,000। हाँ, मेटेरियल का होगा, सिर्फ एक एलिमेंट का होगा, लेकिन हमारे पास कितने सारे एलिमेंट है? मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड और इरेक्शन, इतना सारा है। ठीक है, तो ये जो भी 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है वो अभी तक कितना लगा है और कितना हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसका टोटल करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से उसको लेस कर देंगे तो प्रॉफिट पता चलेगा। अच्छा, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, और यहाँ पर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, मतलब अभी भी कितना इनकर्ड करना बाकी है। और यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब टोटल कॉस्ट। तो पहला एलिमेंट है मेटेरियल का, मेटेरियल जो है वो खर्चा कर दिया गया है 2,80,000 का, लेकिन ये 2,80,000 जो है सिर्फ 80% बता रहा है, ठीक है, तो बाकी जो है 20% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, ये 70,000 आ जाएगा, ठीक है, ये 70,000 आ जाएगा। ये हो गया मेटेरियल का खर्चा। उसके बाद लेबर, लेबर में खर्चा अभी तक लग चुका है 90,000। लेबर में खर्चा हम लोगों ने अप्लाई किया है अभी तक 90,000, जो कि सिर्फ कितना परसेंट बता रहा है? 75। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं। 90,000 जो है वो 75 का वैल्यू है, तो अभी भी 25% बाकी है कॉस्ट टू बी इनकट, तो 30,000 30,000। और टोटल 1,20,000। टोटल 1,20,000, इसका टोटल 3,50,000। अच्छा, लेबर के बाद ओवरहेड, ओवरहेड जो है 75,000, 75%, 75,000 खर्चा हुआ है, जो कि 75% ही बता। हाँ, बोलो। 25,000 और 1,00,000। अच्छा, 25,000 और टोटल इसका मतलब 1,00,000 हो जाएगा। और उसके बाद है इरेक्शन, इरेक्शन का खर्चा हुआ है 15,000 अभी तक, जो कि
25% खर्चा बता रहा है, तो 15,000 बाई 25 और बचा हुआ है 75%, वो अप्लाई होगा। इसका 45,000 और टोटल 60,000। टोटल 60,000। अच्छा, तो इसका मतलब अभी तक खर्चा जो हुआ है उसका टोटल यहाँ दिया हुआ है 4,60,000, मतलब इसका टोटल आ जाएगा 4,60,000 और इसका कितना आएगा 70 और 30 1 लाख और ये 1,70,000 1,70,000 आ रहा है 1,70,000 और 4,60,000 6,30,000 ये इतना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का है 8,19,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,19,000 माइनस 6,30,000 1,89,000 ये हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कंप्लीशन मतलब क्या, जितना टोटल, तो हम लोगों ने कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा खर्चा निकाल लिया 6,30,000 और उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो पॉइंट ए हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है द एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू डेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो टू डेट कितना है, ठीक है। तो टू डेट कैलकुलेट करेंगे, ये तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट टू डेट कितना होगा, मतलब वही फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट टू डेट मतलब जिस दिन तक का मतलब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है तब तक का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, अभी तो हम लोगों ने अप्लाई किया था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,89,000 वर्क सर्टिफाइड, क्या हमें वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, कहीं पर भी वर्क सर्टिफाइड हमें नहीं दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, कैश रिसिप्ट दिया हुआ है। कोई बात नहीं, वर्क सर्टिफाइड ऐसे भी कैंसिल हो सकता है, अगर हम लोग लिख भी लेते वो कैंसिल ही हो जाता। तो बचा क्या, कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैश रिसिप्ट कितना है 6 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8,19,000। तो इसका कितना हिस्सा अप टू डेट तक का प्रॉफिट है, तो 1,89,000 इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,19,000, तो ये आ जाएगा 1,38,461 1,38,461 हो जाएगा। तो हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला है 4 फॉर्मूला यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने बुक में अगर देखोगे तो वो 2 बार उन्होंने 2 अलग अलग फॉर्मूला से कर रखा है, लेकिन हमें तो ऐसा बोला नहीं है कि 2-3 फॉर्मूला यूज करके दिखाओ। तो जब कुछ मेंशन नहीं करेगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करना, और ये पूरा लिखना है, ठीक है। अगर मतलब लिखने का जरूरत होगा तो पूरा लिखना है, लेकिन वर्क सर्टिफाइड जो है ये अगर नहीं रहता है क्वेश्चन में कोई बात नहीं, ये तो कैंसिल वैसे भी हो जाता है फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन लिखना यही वाला फॉर्मूला है हम लोगों को, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा और अगर मेंशन कर देगा कि स्पेसिफिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, बस और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। The following trial balance, ये एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। Following trial balance was extracted on 31st of December 2015 from the books of Swastik Company Limited. शेयर कैपिटल कंपनी है ना, इसलिए इन लोग का शेयर कैपिटल है कितना 10 रुपीज करके, इतना 3,51,800। प्रॉफिट एंड लॉस ये क्रेडिट साइड में है, तो बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इसका मतलब बोलो डेप्रिसिएशन तो कर चुके हो अकाउंट्स में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इतना, इसका मतलब डिप्रिसिएशन है ना मैम?
हाँ, डेप्रिसिएशन थोड़ी ना है, डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन। प्रोविजन थोड़ी ना, मतलब प्रोविजन का मतलब क्या होता है वो बताओ। ये डेप्रिसिएशन 63,000, इसका मतलब क्या? हम लोग प्रोविजन फॉर एसेट, ये तो हम लोग अकाउंट्स में किए हैं ना, डेप्रिसिएशन का जब चैप्टर हम लोगों ने किया उसमें प्रोविजन मेथड का मतलब क्या होता है, ये अलग होता है ना मेथड। रिजर्व होगा। हाँ, रिजर्व और प्रोविजन में थोड़ा फर्क होता है। प्रोविजन जो है वो एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। रिजर्व जो है मतलब रिजर्व ऐसा चीज होता है जिसका लाइबिलिटी, मतलब रिजर्व प्रोविजन दोनों ही लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। फर्क ये है कि रिजर्व जिस बात के लिए हम लोग बनाते हैं वो फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक है, और कितना होगा वो हमें नहीं पता। जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये क्यों बनाया जाता है पता है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व में फर्क है, वही हम बताना चाहते हैं। ये वाला तो सुने ही होगे तुम लोग, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये वाला पॉइंट तो सुने होगे। ये क्या होता है बोल सकते हो? कब वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है? ये रिजर्व किस काम का बताओ? अगर कोई इंसिडेंट होता है उसके लिए। अगर किसी वर्कर को वर्किंग टाइम पे चोट लग जाता है तो उसका भरपाई तो कंपनी को करना पड़ता है ना। अगर वो कंपनी के अंडर ऑन दैट मोमेंट काम कर रहा है और उससे किसी भी तरह का चोट लग जाता है, मतलब चोटिल हो जाता है अगर कोई इम्प्लॉय, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कंपनी अपना रिजर्व बना के रखती है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह तो हो सकता है और उसके लिए कंपनी अपना रिजर्व बनाती है। लेकिन क्या एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, क्या ये कंपनी को एकदम पता ही है कि होगा कि नहीं होगा? कोई गारंटी है इसका? नहीं, गारंटी नहीं है। तो इसीलिए वो जो फ्यूचर का बात सोच के जो क्रिएट किया हुआ है, प्रॉफिट से एक हिस्सा हटा के कंपनी ने रखा है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व, जिसका एस्टिमेशन कर पाना मुश्किल है। कि पहला बात है उन लोगों ने एक रिजर्व तो कर ही दिया, लेकिन जो किया है वो फ्यूचर में इंसिडेंट होगा नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से होने से कितना खर्चा होगा, जितना रिजर्व किया उससे कम या ज्यादा खर्चा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। प्रोविजन भी ऐसा ही है, प्रॉफिट से हम लोग एस्टिमेट करके ही, प्रॉफिट से हटा के बनाते हैं, लेकिन प्रोविजन जो करते हैं हम लोगों को ये उसमें भी क्या होता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। इसमें भी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, बट इसमें एस्टिमेशन करने के लिए हमें प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास रहता है, हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें 5% लोग बैड डेप्ट होते हैं कि 2%, 3%, जो भी है, हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि 5%, 2%, तो जब हमारे पास एस्टिमेट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग फॉलो करते हैं तो उसे प्रोविजन बोलते हैं, जब फॉलो नहीं कर पाते हैं तब उसे रिजर्व बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंस होता है, बाकी दोनों ही पीएल से क्रिएट होता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है जो एसेट अभी तक हम लोगों ने यूज किया है उसका पुट टू यूज से लेके आज तक का टोटल, इसी का और एक नाम भी मैंने बताया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो चैप्टर हम लोग पूरा कर चुके हैं लेकिन तुम लोग नहीं बोल पाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट यानी टोटल हो के 63,000, ये कोई एक साल का डेप्रिसिएशन नहीं है। जो एक साल का डेप्रिसिएशन होता है वो प्रोविजन बोल के नहीं लिखा हुआ रहता है और वो कभी क्रेडिट साइड में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ रहता है, वो डेप्रिसिएशन मशीन से लेस करके लिखा हुआ रहता है। और मैंने तुम लोग को ये भी बताया था, जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं तो फिर एसेट अपना कॉस्ट वैल्यू शो करता है बैलेंस शीट में। ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग जो कि कॉस्ट में दिख रहा है, मशीनरी जो कि कॉस्ट में दिख रहा है, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग में तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, वो कॉस्ट में ही दिखेगा क्योंकि वो लैंड पहले लिखा हुआ है ना, तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है। बिल्डिंग पे तो हम लोग जोर नहीं देंगे ना, जैसे सैलरी वेजेस, वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी वेजेस पीएल में जाता है, उसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ये लैंड पे ज्यादा हम लोग जोर देंगे, इसका मतलब ये डेप्रिसिएबल चीज नहीं है, ठीक है, इसीलिए इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन मशीन तो है, मशीन का कॉस्ट 52,000 और इस पे अभी तक डेप्रिसिएशन लगा है 63,000। अब ये कैसे पॉसिबल है ये भी तुम लोग सोच सकते हो।
मशीन का कॉस्ट 62,000 और डेप्रिसिएशन 63,000, ये कैसे पॉसिबल है? ये इसीलिए पॉसिबल है, आगे पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट 7 जो हमें प्रिपेयर करना है उसका जब मशीन का डेटा बताया है वहां पर भी एक मशीन दिखा रहा है 1,60,000, मतलब कंपनी के पास टोटल मशीन है 1,60,000 प्लस 52,000 का, जिसमें से 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट पर्पस में यूज होता है और 52,000 कहाँ यूज होता है उसका डिटेल्स तो नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं यूज होता है। और टोटल इसका मतलब मशीन का वैल्यू है कंपनी के पास 2,12,000 एट कॉस्ट, मतलब जितने प्राइस में इन्होंने खरीदा था और उस पे अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 63,000। ये ओवरऑल ये है जब से खरीदा गया ये दो मशीन तब से लेके 31 दिसंबर 2015 तक का डेप्रिसिएशन है। ये सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं बताता है, ये सब हम लोगों ने किया था लेकिन तुम लोग सब भूल जा रहे हो। इस पे क्वेश्चन सारा चीज तुम लोग के बुक से क्वेश्चन क्या था, ठीक है। मशीन बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट 7 का डेटा दिया हुआ है, मटेरियल का कितना खर्चा, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, मशीन ऑन साइट, ठीक है, कॉस्ट में दिखा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट 7 वाज बिगन ऑन 1 जन 2015, कॉन्ट्रैक्ट 7 1 जन 2015 को स्टार्ट हुआ था, मतलब इसी साल के शुरुआत में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 24 लाख एंड द कस्टमर हैज सो फार पेड 12,80,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, और जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने पेमेंट कर दिया है 12,80,000 जो कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, बोल रहा है कि कस्टमर ने पेमेंट किया है 12,80,000 जो कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, क्योंकि पेमेंट तो वर्क सर्टिफाइड काम जितना होगा उसी पे करेगा कोई। जब तक सर्टिफिकेशन नहीं लेके आता है कॉन्ट्रैक्टर तब तक कॉन्ट्रैक्ट कोई पेमेंट नहीं करेगा ना। तो 80% काम 80% पेमेंट किया है जो कि 12,80,000 है, तो फिर कितना परसेंट काम हो चुका था? 12,80,000 इक्विवेलेंट टू 80%, 80% into 100%, 16 लाख 16 लाख हो गया वर्क सर्टिफाइड। इतना काम हो चुका है जिसमें 80% पेमेंट मिल गया है, तो 16 लाख हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड। द कॉस्ट ऑफ द वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड, कॉस्ट ऑफ द वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड एट 16,000। अच्छा, मतलब उसके बाद सर्टिफिकेशन मिलने के बाद और भी 16,000 का काम हुआ है, इसका मतलब ये वर्क नॉट सर्टिफाइड है, ठीक है। अच्छा, on 31st December 2015 after the above trial balance was extracted machine costing 32,000 was returned to store। तो जो जब ये ट्रायल बैलेंस बन चुका था उसके बाद 32,000 का मशीन रिटर्न टू स्टोर भी हुआ है एंड मेटेरियल इतना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मशीन और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल ये बता रहा है। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर को पेमेंट करने के लिए प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डायरेक्ट लेबर ड्यू 6,000। अच्छा, डायरेक्ट लेबर को 6,000 पेमेंट करना था, नहीं किया था, इसी के लिए हम लोगों ने प्रोविजन भी क्रिएट किया 6,000 का, ताकि हम लोग फ्यूचर में पेमेंट कर दें। एंड फॉर डेप्रिसिएशन of all machine 12.5 मतलब 12.5% on cost depreciation लगेगा। You are required to prepare contract account, a statement of profit if any to be properly credited to profit and loss account for 2015 and the balance sheet। तो कॉन्ट्रैक्ट, पीएल और बैलेंस शीट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीज प्रिपेयर करने बोला है। क्वेश्चन नंबर 19, पहले हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट 7 अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट का नाम था कॉन्ट्रैक्ट 7, यहाँ पर लिखेंगे पहले टू मेटेरियल। मेटेरियल का खर्चा कितना हुआ ये दिख रहा है 6 लाख, डायरेक्ट लेबर 8,30,000। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुको। अब नहीं मैम अभी नहीं दिख रहा है।
मैम मुझे दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है। दिख रहा है? अच्छा, तो फिर इनकी एक बार रीजॉइन कर पाओगे? देखो शायद हाँ। तुम्हारा नेटवर्क ये हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा होगा। अब दिख रहा है इनकी? नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। आवाज भी कट के आ रहा है। तब नेटवर्क इश्यूज है इसीलिए। मैंने तो फिर से एक बार शेयर किया। जैसे ब्लैक। अटक गया है स्क्रीन। थोड़ी देर बाद भी ठीक हो सकता है। अभी फिर से शेयर किया। अभी नहीं दिख रहा है। मेरा नेटवर्क इशू शायद नहीं है, नहीं तो फिर जियाउल को भी नहीं दिखता। फिर से शेयर किया, देखो फिर से कट करके शेयर किया। हाँ मैम, अभी दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। वो नेटवर्क इशू था, जैसे ही नेटवर्क इशू गया वो दिखना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मेटेरियल का खर्चा लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट लेबर 8,30,000। डायरेक्ट लेबर 8,30,000। अच्छा, और लेबर के लिए एक प्रोविजन भी था। प्रोविजन करने से तो मतलब खर्चा ही है ना, 16,000 टू प्रोविजन फॉर, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं 16,000 नहीं, कितना था? कहाँ पर लिखा हुआ था? ये रहा 6,000 प्रोविजन फॉर डायरेक्ट लेबर ड्यू। 6,000 प्रोविजन फॉर डायरेक्ट लेबर ड्यू 6,000। ठीक है, ये हो गया प्रोविजन। प्रोविजन वाला डेटा लिख लिया। और क्या था? मशीनरी पे डिप्रिशिएशन। अच्छा, एक्सपेंस 40,000 टू एक्सपेंस 40,000 टू डेप्रिशिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मशीन पे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो मशीन यूज हो रहा था, देखो हम लोग पहले दिन जब कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी लिख रहे थे वहां पर हम लोगों ने ये लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड खर्चा आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो मशीन यूज हो रहा है उसका कॉस्ट 1,60,000 है, तो उस पे 12.5% डेप्रिशिएशन। तो 1,60,000 पे 12.5% हम लोग सिर्फ डेप्रिशिएशन 20,000। लिखेंगे। हाँ 20,000। तो क्लोजिंग और ओपनिंग लिखने का जरूरत नहीं है, क्लोजिंग और ओपनिंग लिखने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 डेप्रिशिएशन। अच्छा, क्लोजिंग सिर्फ मेटेरियल लिख देते हैं, वो तो लिखना पड़ेगा ना। क्लोजिंग मेटेरियल, क्लोजिंग मेटेरियल था 32 ना 27, देखते हैं 27, 27 था। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय WIP वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आया हम लोग का 16 लाख, हम लोगों ने कैलकुलेट किया 12,80,000 था। पेमेंट जो कि 80% बता रहा था इंटू 100%, ये आया था 16 लाख। और वर्क नॉट सर्टिफाइड जो है वो है 16,000। क्वेश्चन में बताया था कि सर्टिफिकेशन मिलने के बाद और भी 16,000 का काम हुआ, इसका मतलब उसका सर्टिफिकेशन नहीं मिला। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है? 27,000 प्लस 16 लाख प्लस 16,000, तो ये हो जा रहा है 16,43,000। और इधर आ रहा है -6 लाख -8,30,000 -6,000 -40,000 -20,000।
तो 1,47,000 आ रहा है, तो इसको हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा थोड़ा सा पीएल में और बाकी रिजर्व में। 16,43,000 तो कितना पीएल में जाएगा? हम यहाँ पर एक बार एक काम करते, 1,47,000 टोटल कर देते, पीएल और रिजर्व का बैलेंस यहाँ पर लिख लेंगे। तो उसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड करना, या सॉरी वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड 16 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 24 लाख, तो 16 लाख बाय 24 लाख इंटू 100, 66.66%। तो इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं होगा, नोशनल प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ये 90% तक पहुंचा ही नहीं है। तो 66.66, तो यानी मोर देन 50%, यानी 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल हो जाएगा। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 1,47,000 इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड 16 लाख और कैश रिसिप्ट जो है ये है 12,80,000। तो 12,80,000, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1,47,000 इंटू 12,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो ये आ रहा है 78399। तो 78400 अप्रोक्स करके हम लोग लिख सकते हैं, 7 यहाँ पर 78400। तो अगर ये 78400 होगा, बाकी कितना होगा इससे माइनस करने से पता चल जाएगा, माइनस 1,47,000, तो ये आ गया 68,600। तो टोटल इतना हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट ए का आंसर हो गया। उसके बाद बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है हमें कंपनी का। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यानी पीएल बनाने के लिए बोला है। तो पीएल एक बार टी शेप में बना लेते हैं, ठीक है। पीएल यहाँ पर, तो अगर देखो पहले से प्रॉफिट कमा रखा है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 25,000, तो वो ब्रॉट डाउन होगा, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में 25,000। और जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया था उसमें इन लोगों का प्रॉफिट हुआ बाय कॉन्ट्रैक्ट बोल के, ये जो पीएल यहाँ पर आया है ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोल के 78,400 बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 78,400। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या ऐसा कोई खर्चा है जो पीएल में आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के। कॉन्ट्रैक्ट का तो अलग खर्चा हम लोगों ने लिख ही दिया, ये सब में से ऐसा कौन सा आइटम है जो पीएल में आ सकता है। शेयर नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। पीएल भी बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन इसको मैंने पीएल में जो ओपनिंग पीएल बोल के इसको लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन तो पीएल में नहीं जाता है, ये क्रिएटेड प्रोविजन है। जो करंट ईयर क्रिएट होता है वो हम लोग दिखाते हैं पीएल में, लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर का है। डेप्रिसिएशन 63,000। कैश रिसिप्ट ये भी नहीं आएगा, क्रेडिटर ये भी नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगा, बैंक भी नहीं आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आएगा। डेप्रिसिएशन आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर कौन से मशीन पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे? जो मशीन हमारा कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हुआ है, बाकी बचा हुआ मशीन। तो बाकी बचा हुआ मशीन कितने का है? 52,000 का है, जो अलग ही किसी पर्पस पे यूज होता है। तो 52,000 पे 12.5% हम लोग अप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 6,500। अच्छा, 6,500। अब प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ही होगा, इधर ही आएगा ना बैलेंस टू नेट प्रॉफिट। कितना होगा? 25,000, 78,400, 103,400 माइनस 96,900। 96,900, ये आ गया प्रॉफिट। पीएल जो प्रिपेयर करने बोला था। अब हम लोग को एक बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, तो हम लोग बैलेंस शीट देख लेते कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, सबसे पहले वही दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। ये यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन कंपनी अकाउंट्स टी शेप में नहीं होता है, लेकिन कॉस्टिंग में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये अकाउंट्स में होता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि कंपनी का भी टी शेप में अकाउंट्स नहीं बनेगा। अच्छा,
ओपनिंग पीएल, अच्छा पीएल हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं, ये देखो पीएल कितना है 96,900। हम लोग दो चीज कर सकते हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर पीएल नहीं लिखते हो, ब्रॉट डाउन नहीं करते हो, तो पीएल फिर क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर उसको ऐड करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर अमाउंट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर ये 96,900 की जगह कुछ और आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअली पीएल कहाँ पर लिखा जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में वैसे होता है ओपनिंग पीएल, फिर यहाँ पर लिखना पड़ता, ऐड करना पड़ता करेंट ईयर पीएल, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि ओपनिंग पीएल को यहाँ पर लिख दिया है, तो मेरा टोटल पीएल यहाँ पर शो होगा 96,900। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंडर पीएल बोल के लिख देंगे 96,900। अच्छा, और क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है 63,000। ठीक है, तो हम लोग प्रोविजन जो है या तो हम लोग क्रेडिट साइड लिख सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ से लेस करके भी लिख सकते हैं, तो क्रेडिट साइड ही लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 63,000, और इस बार भी कुछ हुआ होगा उसको भी टोटल करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, कैश रिसिप्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट 7 12,80,000। ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट से मिला है 12,80,000, तो ये हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा जो कैश रिसिप्ट हो गया। क्रेडिटर 81,200, यहाँ पर क्रेडिटर लिख लेते हैं पहले, क्रेडिटर 81,200। अच्छा, और क्या है, लैंड बिल्डिंग 74,000, यहाँ पर लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 74,000। मशीन 52,000। 52,000 ये तो अदर काम में यूज हो रहा था, इसके अलावा भी हमारे पास मशीन है, ये देखो 1,60,000, और यहाँ पर भी ऐड करेंगे मशीन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये तो पूरे कंपनी का बैलेंस शीट बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कितने का मशीन यूज हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा, टोटल 1,60,000। तो ओवरऑल कितने का मशीन है इन लोगों के पास, 52,000 प्लस 1,60,000, तो हो जाएगा 2,12,000। 2,12,000 पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 63,000, और अभी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ करेंट ईयर का, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, एडिशनल बोल के एडिशन, वो भी तो मेरा प्रोविजन हो जाएगा ना, एक्यूमुलेट कर देंगे, टोटल कितना हुआ, यहाँ 6,500 और यहाँ पर कितना हुआ 20,000, तो 26,500, यहाँ पर 26,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 63,000 था और भी 26,500 हो गया, यानी 89,500 का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। और ये जो है ये 2,12,000, इसको हम लोग आउटर में लिख देते हैं 2,12,000, और ब्रैकेट में यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये कॉस्ट शो कर रहा है, और इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं ये जो मशीन का वैल्यू है ये हमारा कॉस्ट शो कर रहा है। लेकिन तुम लोग का मैट में क्या किया है, इसको लेस करके लिखा है, एक ही बात है, लेस करके लिखोगे तो वो कॉस्ट शो नहीं करेगा, उन लोगों ने 12,12,000 से 89,500 लेस करके लिखा है, एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बैंक का बैलेंस है 45,000, तो पहले WIP भी लिखना पड़ेगा, WIP कितने का है, WIP है 16 लाख, वर्क सर्टिफाइड 16 लाख। ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमें कैश रिसिप्ट हुआ है वो लिखेंगे, इसके अगेंस्ट हमें कैश रिसिप्ट हुआ है 12,80,000 का, तो कितने का डेटर अभी भी बचा हुआ है, 16 लाख में अगर मुझे 12,80,000 मिला है तो जितना नहीं मिला वो मेरा डेटर है कितना, 3,20,000, ये प्लस मेरा वैल्यूएशन कॉस्ट मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दैट इज वर्क नॉट सर्टिफाइड जो कि 16,000 का है, तो 3,20,000 प्लस कितना हो जाएगा 16,000, ये मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखना पड़ेगा, और हम लोग बैंक का बैलेंस लिखेंगे, बैंक बैलेंस है हमारा 45,000, बैंक 45,000। अच्छा, और क्रेडिटर लिख दिया मैंने, बैंक लिख दिया, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने सिर्फ पीएल लिखा था, यहाँ रिजर्व भी लिखना चाहिए, रिजर्व कितना है, ये जो क्रिएट हुआ था 68,600, अब दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। ठीक है, 68,600, अब चेक करते दोनों साइड टैली हो रहा है कि नहीं, तो 3,51,800 प्लस 9,6,900 प्लस 6,8,600 प्लस
89500 प्लस 81200, ये हो रहा है 6,88,000। ठीक है, 6,88,000। इधर भी इतना होना चाहिए, देख लेते हैं। 45,000, 16,000, 3,20,000, 2,12,000 और 74। 21 का गैप आ गया। 21 कहाँ से आ गया? 74,000। अच्छा, उसके बाद है 2 लाख। लायबिलिटी साइड कितना था? लाइबिलिटी साइड तो मेरा 6,88,000 आया। देख लो तो एक बार टोटल सही क्या है मैंने। ओ, मेटेरियल का स्टॉक नहीं लिखा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल 27,000। अब देखो तो आ रहा है कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल नहीं लिखा था, तो 27,000, 45,000 और 16,000, 3,20,000, 2,12,000 और 74,000। 6,94,000 आ जा रहा है, और इधर आ रहा है 6,80,000। 94 आ रहा है। अच्छा, तो इधर कुछ नहीं लिखा होगा 6,000 का। क्या नहीं, ओ प्रोविजन क्या था इसका? फॉर हाँ, ये लेबर है ना। डायरेक्ट लेबर। हाँ, ये प्रोविजन था आउटस्टैंडिंग 6,000 लेबर। का। हाँ, वो वाला अब आ जाएगा। इसमें 6,000 ऐड करो, 6,94,000। 6,88,000 प्लस 6,000, 6,94,000 आ जाएगा। तो ये देखो, बुक में कुछ अलग तरीके से किया है उन्होंने, लेकिन हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। बुक वाला भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें डिफरेंस इतना ही है कि ये प्रोविजन 89,500 को यहाँ से लेस कर दिया, तो यहाँ 89,500 ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। उस हिसाब से ये देखो 6,00,000 जो 94 आया है, 6,94,000 में से अगर हम लोग 89,500 हटा देते हैं तो हमारा बुक वाला बैलेंस ही आ जाएगा शायद। ओ अच्छा, इन्होंने रिजर्व को भी उधर लिखा है ना, तो ये भी माइनस कर देते 68,600, तो 5,35,900 आ जाएगा। बुक में क्या किया है, ये दो पोर्शन को इधर लिखा है। ठीक है, ये 68,600 को लेस किया है और ये जो प्रोविजन है इसको इधर लिखा है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो ये मेरा सोल्यूशन के साथ यहाँ पर आ गया। चलो यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, चलो 18 वाला यहाँ से बता देते हैं। 18 वाला क्वेश्चन इजी भी है, यहाँ से एक बार दिखा देते हैं क्या करना है। यहाँ पर बोला है कंपनी ऑफ बिल्डर्स टू के मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर 40 लाख, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू बी 36,80,000। कॉस्ट एस्टिमेट किया है 36,80,000, और जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनेगा वो 40 लाख का बनेगा, और उसमें खर्चा लगेगा 36,80,000। तो बाकी प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैड रिसीव 14,40,000, 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 40,000। तो ये वर्क नॉट सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 14,40,000 कैश रिसिप्ट है जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड था, तो 100% कैलकुलेट कर सकते हैं। 14,40,000 डिवाइडेड बाय 19 to 100, तो ये हो जाएगा 16 लाख आ रहा है यहाँ पर भी, है ना। तो ये वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, वर्क नॉट सर्टिफाइड 40,000। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मेटेरियल, लेबर, प्लांट। मेटेरियल कॉस्टिंग 20,000 वेयर डैमेज्ड, प्लांट इज कंसिडर्ड as having depreciated at 25%. Prepare contract account. Show all possible figures that can reasonably be credited to profit and loss account. तो contract account यहाँ पर बनाया हुआ है। मेटेरियल का खर्चा 4 लाख लिख दिया है। लेबर 10,000, लेबर 10,000। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया है, प्लांट है 80,000, इस पे 25% लगाओ, तब यही वाला अमाउंट दिखना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ 20,000 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये कॉस्टिंग पीएल क्यों लिखा है, अगर मेटेरियल डैमेज हो जाता है तो मेरा लॉस है, लॉस होने से क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा, जिस वजह से लॉस हुआ है टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बाई पीएल, और कॉस्ट का पीएल है, कॉस्टिंग का पीएल है, इसलिए कॉस्टिंग पीएल बोला जाता है। कितना, 20,000। डब्ल्यूआईपी में ये देखो वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 40,000। तो उसके बाद नोशनल प्रॉफिट बैलेंस किया होगा, बैलेंस करने से आ रहा है 2,40,000। अब हम लोगों को क्या करना है,
2,40,000 का कुछ पोर्शन पीएल और कुछ जो है हमें रिजर्व में भेजना है। पहले चेक करते हैं कि वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट है। वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और ऊपर कितना हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड था 16 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 40 लाख इंटू 100। तो बताओ कितना परसेंटेज काम हो चुका है। 40%। 40%। 40% मतलब कौन से वाले स्लैब में आएगा, 1/3। 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट जो कि 2,40,000 बता रहा है। ये लोग ऐसे लिखने से हमारा भी आ जाएगा 2,40,000 इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसिप्ट बाय वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 90% ही होगा। देखो क्योंकि बोला है 90% मिल रहा है वर्क सर्टिफाइड का जो कि 14,40,000 यार। अगर हम लोग चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं कि 14,40,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, इसका मतलब कितना हो जाएगा 90% ही होगा, देख सकते हो। तो ये देखो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, देखो 0.9 आएगा ना, 90% वही बात होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 2,40,000 इंटू 90% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आ रहा है 1,44,000 आ रहा है। देखते हैं 1,44,000 पीएल में ट्रांसफर किया है। अच्छा इन लोगों ने एस्टिमेटेड कर दिया इसको। ओ 3,20,000 निकाला है, ये कैसे किया 3,20,000। अच्छा देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा तो कुछ बोला नहीं था कि एस्टिमेटेड, और एस्टिमेटेड तो हो भी नहीं रहा है। 90% से ऊपर होगा तभी ना एस्टिमेटेड होगा। ठीक है देखते हैं एक मिनट। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना आ रहा है, क्या वो मैंने गलत निकाला। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड तो है 16 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 40 लाख। हाँ 40 लाख कितना होगा, 16 बाई 40 इंटू 100। मेरा तो 40% ही आ रहा है, 40% ही तो आ रहा है। 40% ही तो आ रहा है। 40% प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओ अच्छा आगे नहीं पढ़ा था। सो all the possible figures that can reasonably be credited to profit and loss account, हमें वो सारा reasonable figures दिखाना है। अब बोलो अगर all possible figures का मतलब पूछ रहा है कि ऐसे कितने सारे अमाउंट बन सकते हैं जो कि पीएल में जा सकते हैं, तो उसका तो वो एस्टिमेटेड वाला ही फॉर्मूला है जहां पर मोर देन 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला है। देखो टोटल हमारा 4 है, मोर देन 4 नहीं, ओवरऑल 4 फॉर्मूला। ये देखो अगर हमें बोल रहा है कि दिखाओ ऑल द पॉसिबल फिगर्स, इसका मतलब एस्टिमेटेड वाला बोल रहा है। लेकिन एस्टिमेटेड तभी अप्लाई होता है या तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 90% हो या 80% या 85% तक कंप्लीट हो चुका ये है। तो सिर्फ 40% तक ही गया। हाँ तो फिर ये 40% तक ही फॉर्मूला गया। यूज कैसे करें। ये यूज बोल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है तो हम लोग को क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा। और कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन में ये चीज बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है ऑल द पॉसिबल फिगर्स दैट कैन रीजनेबली बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल द पॉसिबल फिगर्स बोल रहा है तो पॉसिबल फिगर्स में ये हो सकता है, बाकी सब तो इंडिविजुअल है, ये वाला है। अब अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पर ना 2,40,000 भी यूज नहीं किया है, नोशनल प्रॉफिट यूज नहीं किया, क्योंकि ये फॉर्मूला तो नोशनल प्रॉफिट से नहीं बनता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट से बनता है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट में हम लोग लगाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। तो ये 3,20,000 आएगा। ये देखो ऑल पॉसिबल फिगर्स बोला है तो वो चारों फॉर्मूला लगाया है। अब हम लोग 3,20,000 कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तक कितना खर्चा हुआ है ये देख लेते हैं। कैसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, देखो कितना टोटल खर्चा लग सकता है, यहाँ पर बताया रखा था कितना लग सकता है बताओ। ये देखो यहाँ पर बताया ना कितना खर्चा लग सकता है, एस्टिमेटेड 36,80,000 और कितना सेल वैल्यू है 40 लाख। तो बोलो प्रॉफिट कितना होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वही आएगा क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है और ये भी एस्टिमेटेड मेरा सेल वैल्यू है। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है मतलब इतना कॉस्ट लग सकता है, तो प्रॉफिट कितना होगा, दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। माइनस करो 2,20,000।
3,20,000, तब 3,20,000 आएगा। अब ये फॉर्मूला नॉर्मली नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तो 40% तक कंप्लीट है, इसीलिए क्वेश्चन में इन्होंने नोशनल प्रॉफिट ही लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग पीएल का जो ट्रांसफर है वो इससे नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि नहीं ये वाला मत दिखाओ, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सारा पॉसिबल फिगर्स दिखाओ जो कि क्रेडिट हो सकता है पीएल में। तो सारा पॉसिबल फिगर्स मतलब एस्टिमेटेड वाला फॉर्मूला, जहां पर 4 फॉर्मूला होता है। देखो वो 4 फॉर्मूला ही इन्होंने यूज कर रखा है, ये चारों फॉर्मूला यूज किया है और ये 4 फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। और उसमें हम लोग नोशनल प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, वो गलत हो जाएगा। नोशनल प्रॉफिट मतलब होता है कि आज तक का, आज के डेट जब का ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन रहा है तब तक का प्रॉफिट। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब है अब जितना कमा सकते हैं, मतलब ओवरऑल, और ये है जस्ट अभी तक का, ये अभी तक का है। और एस्टिमेटेड मतलब पूरा इतना कमा सकते हैं। तो एस्टिमेटेड कैसे निकाला? पूरा खर्चा से पूरा जो सेल वैल्यू है उसको माइनस किया, ठीक है, तभी तो एस्टिमेटेड आया। अब एस्टिमेटेड पे लगाना है फॉर्मूला, जो जितने तरह का फॉर्मूला था, जैसे 1420, ये क्या है 1420 डिवाइडेड बाई 3680। तो मेरा फॉर्मूला उसमें क्या क्या था, चलो देख लेते एक बार फॉर्मूला हमारा क्या क्या था। पहला फॉर्मूला था वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेक करते हैं। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये तो 16 लाख, और ये देखो वर्क सर्टिफाइड 16 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 लाख, तो 16/40 ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 90% का मतलब है, ये देखो ये 90% कैसे आया, कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड करके। कैश रिसिप्ट कितना है 14,40,000, वर्क सर्टिफाइड कितना है 16 लाख, जो कि 90% ही तो बताता है, तभी तो 90% लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड। ये देखो ये लास्ट वाला क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू यहाँ पर कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, यानी पॉइंट नंबर 2 वाला फॉर्मूला है। ये 2 वाला फॉर्मूला है, इन्होंने अपने सीक्वेंस में लिख रखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है उसके आगे वाला, मेरे यहाँ पर मैंने जो सीक्वेंस लिखा था उसके सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी नहीं है, हम लोग को फॉर्मूला लिखने से ही होगा। और ये वाला था वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये 0.1 वाला, ये वाला, ये जो है ये 0.1 वाला फॉर्मूला है, ये 0.1 वाला है। उसके बाद ये जो है ये फॉर्मूला कहां से आया, ये देखो यहां पर एक था ना, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 36,80,000, ये रहा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और उसके ऊपर क्या लिखना है, कॉस्ट अप टू डेट, कॉस्ट कितना लगा है 4 लाख, 10 लाख, 20,000, कितना होगा 10 और 4 14, 14 और 20 कितना हो जाएगा 14,20,000, है ना। ये मेरा कॉस्ट है, इधर तो कुछ माइनस नहीं हो रहा है। क्या लॉस कभी भी माइनस हो सकता है कॉस्ट से, ये बताओ। अगर ये मेरा रिकवरी होता स्क्रैप का तो माइनस होता, क्या लॉस कभी भी माइनस हो सकता है, ये सोचो। क्या लॉस मेरा कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, ये तो लॉस है, ये तो पीएल में चला जाएगा। मैंने कितना खर्चा किया अभी तक 14,20,000, तो ये कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब अभी तक कितना खर्चा किया है और ओवरऑल कितना करना है, ये एक फॉर्मूला। ये देखो ये मेरा जो लिखा हुआ है ये 1 वाला जो है मेरा जो नोट है उसमें 0.3 वाला फॉर्मूला है, देख सकते हो तुम लोग, एक बार कॉपी का पेज पलट के देख सकते हो जहां पर लिखे हो। और एक जो फॉर्मूला था ये लास्ट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब वही वाला चीज, इनटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, यानी 90% लिखा होगा इन लोगों ने, ये रहा कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। क्या समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे कैसे लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ है, तुम लोग अपना कॉपी से देख के अगर फॉर्मूला लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा याद कर लेना है फॉर्मूले को, लेकिन मैंने तो लॉजिक से समझा ही दिया है कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। और क्यों 90% यूज किया है वो भी मैंने बता दिया, जो कि एक शॉर्टकट है, तुम लोग भी यूज कर सकते हो, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो बोला ही है कि हमारा जो कैश रिसिप्ट है वो 90% है, ठीक है। तो देखो जैसे तुम लोग को मान लो कॉस्टिंग में मिला 90%, मतलब 90/100, अब ये 90/100 लिखो या 90% लिखो, बात तो बराबर है ना। उसी तरह से ये 14,40,000 ये मिल रहा है आउट ऑफ 16 लाख, तभी तो 90% होता है। तो हम लोग 14,40,000/16 लाख लिखे या फिर हम लोग लिख दे 90%, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसी तरह से।
तो इसीलिए इन लोगों ने 90% यूज किया है। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल दे कि ऑल पॉसिबल फिगर्स, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। और ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो नोशनल प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। तो जरूर क्वेश्चन में एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन होगा, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो रहता ही है सारे क्वेश्चन में, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो सारे क्वेश्चन में नहीं रहता है। अगर दिया हुआ है तो फिर क्वेश्चन को 2-3 बार ठीक से देख लेना है, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं पूछा है। अगर ये वाला लाइन नहीं बोला जाता तो हम लोग नोशनल प्रॉफिट को 2/3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते, थोड़ा जो ऐसे करना चाहिए पीएल और रिजर्व में, तो फिर ये वाला पॉइंट अपीयर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा कुछ और है, हम लोग को जो समझना पड़ेगा। अगर हम लोग वो चीज नहीं देखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो। अच्छा, करवा ही देते हैं, बस ये हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलो। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस दिया है प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी का, और कॉन्ट्रैक्ट 747 हमें प्रिपेयर करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट 747, कॉन्ट्रैक्ट 747, तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन था, नहीं उसके पहले वाला, अमाउंट रिसीव्ड अभी तक, बिल्डिंग वैल्यू, क्रेडिटर, बैंक बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, मेटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, प्लांट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा बिजनेस का ही ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या खर्चा हुआ है। द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट 747 वाज कमेंस्ड ऑन 1 Jan 2015। मेटेरियल का खर्चा हुआ है 1,70,000। ठीक है, मेटेरियल का खर्चा हुआ है 1,70,000, were sent to the site on the contract, but those of 6,000 were destroyed in the accident। ठीक है, उसमें से एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया है 6,000। तो मेटेरियल का खर्चा यहाँ पर लिखते हैं टू मेटेरियल 1,70,000, और जो डिस्ट्रॉय हो गया वो लॉस है, तो उसको क्या लिखा जाता है, बाय कॉस्टिंग पीएल। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी कॉस्टिंग पीएल देखा हम लोगों ने, और अमाउंट भी कुछ ऐसा ही था 6,000। अच्छा, उसके बाद वेजेस 1,80,000 वेयर पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो टू वेजेस 1,80,000। उसके बाद बोल रहा है कि प्लांट विथ ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख वाज यूज्ड फ्रॉम 1 Jan to 30 सितंबर। प्लांट जो है 2 लाख वाला वो यूज हो रहा है 1 Jan से 30 सितंबर तक, एंड वाज टू बी रिटर्न वाज देन रिटर्न टू द स्टोर। मेटेरियल ऑफ द कॉस्ट 4,000 वेयर एट साइट ऑन 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2000, ये 12 नहीं, ये 15 होगा, गलती से दिया हुआ है। तो 2015 में क्लोजिंग मेटेरियल है 4,000, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग मेटेरियल। ठीक है, ये है 4,000, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया मेटेरियल का। अब ये जो डिप्रिशिएशन है वो लगाना पड़ेगा हमें एसेट पे। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन कितना बोल रहा है देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 6 लाख एंड द कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड वाज 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क एट द एंड ऑफ 2012। अनसर्टिफाइड वर्क 15,000। तो WIP मिल गया है हमें बाई WIP, वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड। नॉट सर्टिफाइड तो डायरेक्टली दिया हुआ है 15,000, सर्टिफाइड कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद को। क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का है, कॉन्ट्रैक्टी ने 75% पे किया है वर्क सर्टिफाइड का, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना है 6 लाख का, उसका 80% हमारा वर्क सर्टिफाइड बोल रहा है, तो कितना होगा 6 लाख का 80% कितना होगा, वही तो बोला है 4,80,000। वही बोला। यहाँ पर देखो लैंग्वेज एक है, ये क्वेश्चन में ही ऐसा लैंग्वेज मिला, बाकी सब में लेकिन हम लोग कैश रिसिप्ट से ही निकाला करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं बोला। यहाँ पर बोला है कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का था, कॉन्ट्रैक्टी जो है उन्होंने 75% पे किया है वर्क सर्टिफाइड का, और वर्क सर्टिफाइड वर्क 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क एट द एंड ऑफ 2012। ठीक है,
अच्छा, अब उसके बाद अनसर्टिफाइड वर्क ये हम लोगों ने लिख लिया। एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट एट 25% ऑफ वेजेस। अच्छा, कुछ एक्सपेंस भी चार्ज करना है टू एक्सपेंस जो कि वेजेस का 25% होगा। तो 1,80,000 वेजेस है, इसका 25% कितना हो जाएगा, उतना ही लिखना पड़ेगा, 45,000। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो बाकी है दैट इज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा। तो डेप्रिशिएशन देख लेते क्या होगा। प्लांट कितना बताया, 2 लाख वाज यूज्ड फ्रॉम 1 जैन टू 30 सितंबर। तो 1 जैन से 30 सितंबर कितना टाइम होता है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स होता है। 9 तो months. 2 लाख पे 9 मंथ्स। और डेप्रिशिएशन ये देखो 10% एंटायर ईयर। तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 10% फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए। लेकिन यूज तो 9 मंथ्स हुआ है, तो 9/12 ये कितना होगा 9/12 करने से 18,750. 18,750। $15,000 नहीं आ रहा है, 15,000 मेरा तो 15,000 आ रहा है। 2 लाख मैम इंटू 2 लाख 10%। 2,50,000 है ना? 2,50,000 तो नहीं है, 2 2 लाख लाख। हाँ, ये तो इन लोगों ने बोला है प्लांट विथ कॉस्ट 2 लाख वाज यूज्ड फ्रॉम 1 जैन टू 30 सितंबर। 2 लाख के ऊपर करना पड़ेगा। 2 लाख 50 के ऊपर अलग से करेंगे। 2 लाख जो है मतलब प्लांट जितना है, उसमें से 2 लाख वाला जो प्लांट था वो जैन से लेके सितंबर तक यूज हुआ था। मतलब 2 लाख वाले पे डेप्रिसिएशन होगा 15,000। और प्लांट कितना था वो देख लेते हैं, बाकी प्लांट कितना था। यहाँ पर ओवरऑल प्लांट था 2,50,000। ठीक है। तो 2 लाख वाला अगर जैन से लेके सितंबर तक यूज हुआ है, तो 50,000 वाला कब यूज, कितना दिन यूज हुआ है, उसमें कुछ नहीं बोला है, तो वो होल ईयर यूज हुआ होगा। तो 12/12 कितना हो जाएगा, 5,000, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20,000 होगा। और अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे नोशनल प्रॉफिट, और उससे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीएल और रिजर्व में। तो नोशनल प्रॉफिट देखो कितना होगा, ये हो गया 6 और 4 10 और ये 80, 4,90,000, 5 लाख और ये हो जाएगा 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13। 8 और 5 13। तो फिर टोटल कितना हो जाएगा 4,80,000 और ये 5,05,000। और यहाँ पर कितना होगा, माइनस करने से 5,05,000, 1,70,000, 1,80,000, 45, 15 और 5,000, ये हो गया 90,000। हाँ, 90,000 हो गया। अब इसमें से कुछ ट्रांसफर होगा पीएल में और कुछ ट्रांसफर होगा रिजर्व में। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कहाँ दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 6 लाख। 6 लाख। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख। अच्छा, 6 लाख और ये वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 80% बोल रहा है, तो 6 लाख यहाँ पर लिखते हैं। और वर्क सर्टिफाइड था 4,80,000, तो कितना हो जाएगा 4.8 लिख देते, 4,80,000 मतलब 4.80 होगा, इन डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है, 80% आ रहा है ना। और 80% होना भी चाहिए, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड बोला भी था, 80% होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब
क्योंकि तुम लोग का जो मेटेरियल है उसमें 80% में भी पीएल और रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो तुम लोग का जो सीएमए में जो बता रहा है दैट इज 80% में हम लोग ये नहीं लेंगे। तो ये मेरा कंफ्यूजन जो था ये दूर हो जाता है, ये मिल गया मुझे आंसर। तुम लोग के यहाँ पर 80% अगर होगा तो उसे एस्टिमेटेड में नहीं लेना है। हम एक काम कर देते, इसको क्रॉस लगा देते, ठीक है। तुम लोग के यहाँ पर 80% होगा तो भी तुम लोग को ये वाला लेना है, 50% और मोर वाला, ठीक है। 50% और मोर में 80% वाला स्लैब डालना है। लेकिन किसी किसी कोर्स में ऐसा होता है, मतलब जैसे सीए में, सीएस में, उस तरह से, तो यहाँ पर कंप्लीशन स्टेज जो है वो 90% को ही मान रहा है। सीएमए के कोर्स में 85% भी शायद नहीं मान रहा होगा, ये एक बार देख लेना पड़ेगा थ्योरी में जाके। ये तो कंफर्म हो गया 80% यहाँ नहीं आएगा, 80% यहाँ बिलोंग होगा। तो 80% अगर तुम लोग के क्वेश्चन में आता है तो तुम लोग 2/3 यूज करना, एस्टिमेटेड यूज मत करना। अब ठीक है, एक बार चेक कर लेते कितना होगा। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसिप्ट और वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड तो पता है, कैश रिसिप्ट कहां पर मिलेगा? कैश रिसिप्ट जो है ये देखो 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है ना। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है? 4,80,000 वर्क सर्टिफाइड, और इसका 75%। 3,60,000। हाँ, अगर हम लोग नहीं भी करेंगे तो ओवरऑल ये 4,80,000 कैंसिल करके डायरेक्ट 75 भी लिख सकते हैं। तो 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 75%, 4 लाख नहीं 45,000 आ रहा है ना, 45 आ रहा है, 45। तो ये पीएल में चला गया 45, तो बाकी बचा, हाँ बाकी बच रहा है 45, वो भी मेरा रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चला गया 45,000 पीएल में, बाकी बचा हुआ 45,000 वो रिजर्व में चला गया। और हम लोग को बोला था एक पीएल भी प्रिपेयर करने के लिए, यहाँ पर पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो पीएल और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बाई कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट हुआ है 45,000। प्रीवियस कोई भी प्रॉफिट हमें गिवन नहीं था, देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अच्छा, और क्या क्या है देख लेते हैं। ऐसा कोई एक्सपेंस है जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिखा है? अमाउंट रिसिप्ट नहीं होता है, बिल्डिंग नहीं होता है, पीएल में क्रेडिटर नहीं होता है, बैंक बैलेंस नहीं होता है, कैपिटल नहीं होता है। मेटेरियल जो 2 लाख था, मेटेरियल पूरा कितना दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में? मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में कितना दिया गया है? पूरा 2 लाख ही दिया गया है शायद, देख लेते हैं। 1,70,000। अच्छा, 1,70,000 दिया गया है। और यहाँ पर वेजेस 1,80,000, 1,70,000 वेजेस, तो पूरा 1,80,000। एक्सपेंस 47,000, उसमें से कुछ हमारा दिया गया है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट में 47,000 में से कुछ कॉन्ट्रैक्ट में गया है। और प्लांट 2,50,000 यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो मेटेरियल तो इसका मतलब बाकी ये जो है ये तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल होगा ना, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट है। तो कॉन्ट्रैक्टी ने अपना मेटेरियल यहाँ पर दिखाया है, इसका मतलब ये परचेस किया था 2 लाख, जिसमें से 1,70,000 का जो है ये चला गया है कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, और 6,000 डिस्ट्रॉय हो चुका था, 6,000 डिस्ट्रॉय हो चुका था, और 4,000 क्लोजिंग स्टॉक में है। तो इसको कितना लिखना पड़ेगा? 1,70,000 और ये 2 लाख, तो 1,70,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, ये 1,80,000 हो जा रहा है। तो ये 1,80,000, इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे? वेजेस तो पता चल रहा है, 1,80,000 टोटल बोल रहा है कि पेमेंट किया है। अच्छा, देखते हैं एक मिनट, एक्सपेंस लिखते हैं पहले, देखते हैं मटेरियल का कैसे होगा। एक बार एक्सपेंस लिख लेते हैं। एक्सपेंस पूरा था हम लोगों का 47,000, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट में चला गया है 45,000, तो बचा कितना? 2,000। अच्छा, 2 डेप्रीशिएशन बाकी लगाएंगे, जैसे कौन से वाले पे लगेगा? 2 लाख वाला जो प्लांट था 10% डेप्रीशिएशन, और जो प्लांट 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ, इसका मतलब
3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट में यूज जो नहीं हुआ था लेकिन डेप्रिशिएट तो हुआ है, वो हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा दिखाया जाता है। तो 2 लाख वाले प्लांट का डेप्रिशिएशन हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा 5000। और ये जो कॉस्टिंग पीएल बना हुआ था इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोल के, टू कॉन्ट्रैक्ट बोल के 6000, ये जो डिस्ट्रॉय हुआ था। और यहाँ पर मेटेरियल वाला कैलकुलेशन क्या होगा, फिर मेटेरियल 2 लाख का था, उसमें से हम लोगों ने 1,70,000 अगर भेजा है तो बचा हुआ कितना होगा, 30,000 होना चाहिए। अच्छा मेटेरियल तो हाँ, लेकिन मेटेरियल जो है ये तो पीएल में नहीं आता है ना, ये तो ट्रेडिंग में आता है ना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, तो फिर मेटेरियल तो इधर नहीं आएगा। ठीक है, मेटेरियल इधर नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है, इसीलिए पीएल में नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं 45,000 माइनस यहाँ पर 5 2 7 और 6 6 12 1 13 13,000, तो यहाँ पर हो गया 32,000, यहाँ पर हो गया 45,000। अच्छा अब बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। अमाउंट रिसिप्ट है बिल्डिंग 1,60,000, बिल्डिंग 1,60,000, क्रेडिटर 72,000, क्रेडिटर्स 72,000। अच्छा प्रॉफिट आ गया है 32,000, प्रॉफिट या फिर पीएल लिख सकते हैं 32,000। कैपिटल 5 लाख, कैपिटल 5 लाख। अच्छा ये सब तो खर्चा है, वेजेस एक्सपेंस, और क्या आएगा, क्रेडिटर बैंक बैलेंस 35,000, बैंक 35,000। क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल ये कितना था, यहाँ पर लिखा था 4,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल 4,000। अच्छा प्लांट का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लांट टोटल कितना था, प्लांट टोटल था 2,50,000, ये था 2,50,000 और ओवरऑल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसके बाद ही हमें क्लोजिंग प्लांट मिलेगा। तो यहाँ पर चार्ज हुआ 15 और 5 20, और यहाँ पर कितना चार्ज हुआ 5 25 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो कितना होगा, 2,25,000, ये हो गया मेटेरियल का। अच्छा मेटेरियल लिख लिया, बिल्डिंग लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा WIP नहीं लिखा, WIP में वर्क सर्टिफाइड था 16 लाख आई थिंक, नहीं 4,80,000 में जितना कैश रिसिप्ट हुआ है वो माइनस कर देना है, 4,80,000 लेस कैश रिसिप्ट, तो बाकी डेटर बनेगा 4,80,000 में कैश रिसिप्ट कितना है, कैश रिसिप्ट है 3 लाख, तो डेटर बना हुआ है 1,80,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वर्क नॉट सर्टिफाइड, वो भी तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, वर्क नॉट सर्टिफाइड है 15,000। अच्छा और क्या कुछ लिखना है, एक्सपेंस तो नहीं आता है, प्लांट लिख दिया, वेजेस नहीं आया, मेटेरियल, कैपिटल, बैंक बैलेंस और क्रेडिटर, बिल्डिंग सब तो लिख दिया है। देखते हैं कितना आ रहा है, टैली कर रहा है कि नहीं। 5 लाख और 32,000, 72,000, 6,04,000, इधर भी उतना ही आना चाहिए, देख लेते हैं। 1,60,000, 1,80,000 प्लस 15 प्लस 35,000 प्लस 4,000 प्लस 225,000, तो ये आ रहा है 6,19,000। अच्छा रिजर्व भी तो नहीं लिखा था ना, इधर बढ़ेगा 6,19,000, रिजर्व नहीं लिखा, सिर्फ पीएल लिख दिया, रिजर्व भी तो होगा। रिजर्व कितना था यहाँ पर 45, वो नहीं लिखा था, एक बार 45 लिख के देखते दोनों साइड टैली होता है कि नहीं, रिजर्व छूट गया था यहाँ पर।
रिजर्व एंड सरप्लस 45, तो ये 45 ऐड कर देते हैं। 6,04,000 में 45 ऐड करने से कितना होता है? 6,49,000 हो गया। अच्छा 6,49,000 हो गया, तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है डिफरेंस? 6,19,000। 30,000 का डिफरेंस दिख रहा है। 30,000 आई थिंक ये मेटेरियल वाला होगा। मेटेरियल 1,80,000 में से हम लोगों ने 1,70,000 भेज दिया था, तो कितना मेटेरियल बचा? 10,000 हो रहा है। फिर भी तो 10,000 हो रहा है, 30,000 तो नहीं आ रहा है। 10,000 हो रहा है। 10 देने से तो 1,29,000 होगा। एक मिनट देख लेते हैं। ये वाला आ रहा है 1,95,000, मैंने रिजर्व उधर डाला है। ठीक है, बिल्डिंग 1,60,000 ये लिख दिया, ये दोनों मिला के ये लिखा हुआ है। बैंक बैलेंस 35,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 4,000। अच्छा, और यहाँ पर प्लांट है 2,25,000। यहाँ पर और भी 30,000 आएगा मेटेरियल में। कैसे मेटेरियल में 30,000 कैसे आएगा? अमाउंट रिसीव्ड, बिल्डिंग, क्रेडिटर, बैंक बैलेंस, कैपिटल, मेटेरियल 2 लाख था क्या? अच्छा 2 लाख में 1,70,000 सेंड किया ना, तो कितना बचा हुआ है बोलो? वो चीज यहाँ पर यूज होगा। मेटेरियल 2 लाख था जिसमें से 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट में गया, तो अभी भी कितना मेटेरियल बचा हुआ है? 30,000 क्लोजिंग। 30,000। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे लिखे देंगे 30,000 प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट का बचा हुआ, ये ओवरऑल बचा हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट में बचा हुआ, तो 34,000। तो यहाँ पर 30 ऐड करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से 49 हो जाएगा। तो 6,49,000। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो थोड़ा प्रॉब्लम तब होगा जब ये ट्रायल बैलेंस वगैरह दिया हुआ रहेगा, उसको समझ के हमें करना है। यहाँ पर मेटेरियल इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये पीएल था, लेकिन बाकी क्लोजिंग स्टॉक में जब लिखेंगे वो तो हमें शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जब मेटेरियल दिया हुआ है तो वो मेटेरियल का खर्चा ही तो दिया हुआ है, कितने का मेटेरियल है। अब ये करेंट ईयर का परचेस हो या प्रीवियस ईयर, लिखा नहीं है ना मेटेरियल परचेस या फिर मेटेरियल क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जैसा भी हो, अगर पूरा यूज नहीं हुआ है तो बाकी तो बचा हुआ रहेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन किया। ठीक है, फिर यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे।